आज भारत में गिग वर्कर्स का नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हर तरफ चर्चा है गिग वर्कर्स की। गिग वर्कर्स को लेकर एक बड़ा तबका चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण है कि लोग यह प्रश्न हर फोरम में पूछने लगे हैं, क्या भारत में गिग वर्कर्स का शोषण हो रहा है? और यदि नजदीक से जाकर देखें तो यह बात सत्य भी लगती है। आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं, क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। भारत में गिग वर्कर्स की संख्या लगभग उतनी ही है जितनी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्कर्स की संख्या है। इसीलिए आज गिग वर्कर्स पर बात करना, चिंतन करना, मंथन करना, उनकी समस्याओं को समझना आवश्यक है। और अब गिग वर्कर्स का रिक्रूटमेंट के लिए चाहे वो बिग बास्केट हो, स्विगी हो, ओला डैश हो, जेप्टो हो, उंजो हो, जोमेटो हो, ब्लैंकेट हो या उबर हो और बहुत सारी रैपिडो हो और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, या अब तो जो पुराने कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वो भी गिग वर्कर्स को रखने लगे हैं। तो गिग वर्कर्स का इशू बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है और यदि समय समय पर उनके किए जाने वाले सर्वों को देखें, जो सर्वे किए जा रहे हैं, तो वो बड़े चौंकाने वाले आते हैं। आज उसी तरह का एक सर्वे टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है, जिसे फेयर वर्क्स ने सर्वे कर अपनी फाइंडिंग्स दी हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि भारत में लो स्किल्ड गिग वर्कर्स 31% है। वो जैसे कैब ड्राइवर्स हैं, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स हैं, पिकर्स हैं और पैकर्स हैं। और मीडियम स्किल्ड में 47%। क्योंकि यह नंबर करोड़ों में है तो बहुत बड़ा नंबर है। इसमें इलेक्ट्रीशियंस हैं, कारपेंटर्स हैं, प्लम्बर्स हैं, ब्यूटिशियंस हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, टेलीकॉलर्स एक्सेट्रा हैं। और 22% स्किल्ड जॉब है, जिसमें मैं भी आता हूँ, क्योंकि मेरी भी डेफिनेशन यदि आज देखें तो मैं भी गिग वर्कर्स की डेफिनेशन में आता हूँ। इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, सब्सटीट्यूट इंस्ट्रक्टर्स हैं, ट्यूटर्स हैं, कंटेंट राइटर्स हैं, डिजिटल मार्केटर्स हैं, वेब डिजाइनर्स हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो गिग वर्कर्स पर चर्चा करना, उनके सोशल वेलफेयर को देखना, उनके वेज स्ट्रक्चर को समझना अब सबके लिए चिंता का विषय होता जा रहा है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी धीरे धीरे गिग वर्कर्स पर जाकर टिक गई है। इसमें एक और बड़ा जो सवाल पैदा होता है, हाउ बिग इज द इंडियन गिग इकोनॉमी। यह आपको जानकर अचंभा होगा, इंडिया अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ द फ्रीलांस जॉब ऑफर्ड ग्लोबली। जो पूरे विश्व में फ्रीलांसर्स के जॉब हैं, इंडिया उनमें से 40% को होल्ड करता है, with the close to 15 million skilled professionals fueling this industry. 15 million, big number. The Indian gig economy is projected to grow by 115% by 2023। तो यह नंबर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि इसको फोकस करना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या फोकस हो रहा है? जो अभी भारत सरकार ने नए लेबर कोड्स बनाए हैं, उनमें गिग वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी की बात तो की गई है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ है। तो उनमें भी गिग वर्कर्स नहीं आ रहा है। अभी गिग वर्कर्स के लिए कोई लेबर लॉ ऐसे डिजाइन नहीं किए गए हैं जिसमें उसका प्रोटेक्शन या उसके हितों का प्रिवेंशन किया जा सके। अतः इस पर तत्काल प्रभाव से ध्यान देने की आवश्यकता है। यह एक गंभीर विषय है और यदि इस पर ठीक समय पर, ठीक तरीके से, ठीक नीति बनाकर ध्यान नहीं दिया गया तो परिणाम इसके घातक भी हो सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक और डेटा देता हूं, की स्टैटिस्टिक्स ऑन गिग वर्कर्स। 86%
of the freelancers thinks that the best days for the freelancers are yet to come. 86% फ्रीलैंसर्स आज भारत में सोचते हैं कि अच्छे दिन अभी और आने वाले हैं। 80% of large corporations plan to increase their use of flexi workers in coming years. तो जो अभी परमानेंट वर्कफोर्स रख रहे हैं वो भी गिग वर्कर्स की ओर जा रहे हैं। इसीलिए इन पर सिस्टमेटिक लॉ डिजाइन करना, उनको एनफोर्स करना तत्काल प्रभाव से बहुत आवश्यक है, अन्यथा यह इकोनॉमी को किसी और दशा में भी मोड़ सकता है। जैसे जो आज के डेटा के हिसाब से लगता है अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ रही है। उसका रीजन है कि एम्प्लॉयर के साथ साथ अब कस्टमर भी गिग वर्कर्स का शोषण करने में नजर आता जा रहा है। उसके लिए कुछ डेटा बात करेंगे, लेकिन आज हम फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, गिग वर्कर्स वर्सेस ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट, इस डेटा की बात पहले कर लेते हैं। गिग वर्कर्स यदि आज की डेट में देखें तो 45% हाई जॉब एंजाइटी में है और फाइनेंशियली इनसिक्योर में 28% है और ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट में 24% हाई जॉब एंजाइटी में है और 20% फाइनेंशियली इनसिक्योर है। तो जो गिग वर्कर्स की हालत है वह ज़्यादा खराब है। यहाँ केवल 24% है इनसिक्योर हाई जॉब एंजाइटी और वहाँ 45, ऑलमोस्ट डबल है। इसलिए इन पर ध्यान दिया जाना बहुत आवश्यक है। कुछ एनजीओज इसमें बहुत तेजी से काम कर रही हैं, बार बार सरकार का ध्यान भी इधर लाने की कोशिश कर रही हैं और गिग वर्कर्स के प्रोटेक्शन को, गिग वर्कर्स के हितों को ध्यान में रखने के लिए आगे भी आ रही हैं। आज जो फेयर वर्क्स इंडिया की रेटिंग छपी है वह बड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि अभी तो इंडिया में लोगों को मिनिमम वेज नहीं मिल पा रहा है। जस्ट 3 इंटरनेट कंपनीज ऑफर मिनिमम वेज फॉर गिग वर्कर्स। केवल 3 कंपनियां हैं जो गिग वर्कर्स को मिनिमम वेज दे पा रही हैं, अन्यथा मिनिमम वेज भी गिग वर्कर्स को नहीं मिल रहा है। वेयर न्यू एज कंपनीज स्टैंड ऑन फेयर पॉलिसीज इन फेयर वर्क इंडिया रेटिंग, जिनमें बिग बास्केट को 6 नंबर मिले हैं, ब्लू स्मार्ट को 5 पॉइंट दिए हैं, स्विगी को 5 मिले हैं और अर्बन कंपनी को 5 मिले हैं, जोमैटो को 5 मिले हैं, जेप्टो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, डुंजो, ऊबर और जितने भी न्यू स्टार्टअप्स हैं या जो मल्टीनेशनल कंपनी आकर इंडिया में काम कर रही हैं और गिग वर्कर्स को अपॉइंट कर रही हैं, दे ऑल आर नॉट पेइंग द मिनिमम वेज। वो कम से कम जो न्यूनतम वेतन है जो मिलना चाहिए वो भी उनकी सर्विस एग्रीमेंट के हिसाब से, पूरे महीने के हिसाब में, पर डे के हिसाब से नहीं आता है। तो यह सीधा सीधा डेटा बता रहा है कि आने वाले समय में गिग वर्कर्स की हालत बहुत खराब होगी। मैं एक बात आपको यहाँ और भी ध्यान दिला दूं, अभी जब नोएडा में बाढ़ आई थी, हिंडन में बाढ़ आई थी, तो किसी एक कंपनी की लगभग 600 गाड़ियां बाढ़ में एक प्लॉट के अंदर डूब गई थी और वो गाड़ियां थी जो लोन पर उस कंपनी ने अपने एग्रीमेंट के तहत लोगों को इस इंटरनेट सर्विसेज के तहत ही दी थी। लोग लोन रीपे नहीं कर पाए थे और गाड़ियां लौटा दी थी। यह भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए सबसे बड़ी घटना थी, लेकिन किसी ने इस पर ठीक से ध्यान नहीं दिया। अतः हम सबको इन चीजों को अब समझकर गिग वर्कर्स के लेबर एनफोर्समेंट को जानना बहुत जरूरी है। आज जो लेबर एनफोर्स मशीनरी है वो कहती है कि हमारा तो कोई दायित्व नहीं बनता, हमारे एरिया में नहीं आते, हम उस बीच में क्यों घुसें। और जब कोई उनसे कहने की बात करता है तो वो सोशल सिक्योरिटी की बात कहकर टाल जाते हैं
कि हम पर पहले इतना काम है कि हम अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो इसमें और घुसकर क्या करेंगे। दूसरी, गिग अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक नैतिकता का पतन हो गया है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत में अब सार्वजनिक नैतिकता का पतन गिग अर्थव्यवस्था में स्पष्ट नजर आ रहा है। जब लोगों की कमजोरियों को दूसरे लोग अधिकतम लाभ कमाने के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो आज गिग इकोनॉमी में स्पष्ट रूप से हो रहा है, तो उनके साथ बराबर से कमतर व्यवहार किया जाता है। मतलब जितना उनके साथ जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो नहीं किया जाता है, उससे भी कमतर व्यवहार किया जाता है, जिसे दुर्व्यवहार तो नहीं कह सकते, लेकिन कमतर व्यवहार किया जाता है। जब लोग स्वेच्छा से इस तरह के सौदे के लिए सहमत होते हैं, क्योंकि गिग इकोनॉमी में तो खुद वो एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो जब वो स्वेच्छा से एग्री होते हैं तो उन्हें इस भेद्यता को प्रकट करना पड़ता है। यह उनकी पसंद किन कारणों से होती है? उनकी अक्षमता और निर्भरता का सार्वजनिक प्रदर्शन है। उनकी इनकॉम्पिटेंसी और उनकी डिपेंडेंसी का ये सार्वजनिक प्रदर्शन है। यह सोचना उचित है कि ऐसा चुनाव करना अपमानजनक और आपत्तिजनक है। यहां दोनों शब्द मैं लिख रहा हूं, अनरेस्पेक्टेबल एंड आपत्तिजनक दोनों हैं। इससे लोगों की अपनी और दूसरे लोगों की नजर में प्रतिष्ठा खराब होती है। तो गिग वर्कर्स आज बन जरूर रहे हैं, अपॉइंट जरूर हो रहे हैं, लेकिन उनकी सोशल क्रेडिबिलिटी, सोशल वैल्यू मार्केट में बहुत अच्छी नहीं बन पा रही है। उनके प्रति सबका रवैया ठीक नजर नहीं आ रहा है। तो यह स्पष्ट नजर आता है कि यह सार्वजनिक नैतिकता का पतन का एक बड़ा उदाहरण है। दूसरी इसी तरह की बात, गिग इकोनॉमी का दूसरा पहलू है रोजगार की आड़ में संभावित शोषण। जैसे गिग वर्क के श्रम कमोडिटीकरण को बढ़ा सकता है। जैसे गिग वर्कर्स के सीखने और विकास के अवसरों की कमी, ना तो उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, ना उन्हें कोई डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटी ही दी जाती है। केवल उनके साथ एग्रीमेंट कर उनसे पैसे का लेन देन, बिजनेस का लेन देन किया जाता है। दूसरा, नियोक्ता गिग वर्कर्स को किसी प्रकार की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी या अन्यथा उसके बदले में कुछ और प्रदान नहीं करते। ना उनकी फैमिली की चिंता है, यदि वो बीमार हो जाए तो उनकी घर का भरण पोषण कैसे होगा, ना इसकी चिंता है, या अचानक किसी की डेथ हो जाए उसकी चिंता है, ना और फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनकी कोई चिंता है। अपने आश्रित परिवारों की देखभाल जैसे मातृत्व लाभ, लचीली कार्य व्यवस्था होने का कोई प्रावधान नहीं है। अर्थात जो एग्रीमेंट में लिख गया उसी पर आपको अक्षर से पालन करना है। तो एक तो उनका एकदम ये कमोडिटीकरण हो गया। दूसरा, मंच अर्थव्यवस्था जो अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से श्रमिकों के कौशल का मुद्रीकरण करती है। मतलब उनको जो कॉम्पिटेंसी है उनकी, उसको वह मुद्रा में कन्वर्ट करती है। गिग श्रमिकों को वे योग्य मानती है और मंच के मालिक के लिए सीखने या कैरियर विकास में निवेश करने के लिए शायद ही कोई प्रेरणा होती है। क्योंकि आपने एक बार एग्रीमेंट कर लिया तो फिर आपकी स्किल डेवलपमेंट, री स्किलिंग, अप स्किलिंग के लिए उनके पास ना समय है, ना पैसा है, ना उनकी इच्छा है। तीसरा सबसे बड़ा जो संभावित शोषण है, समय के साथ साथ कम सीखने, सीमित सुरक्षा, नीरस काम, पूरी जिंदगी वही काम करना है, मोनोटोनी आती है। संगठनात्मक और सामाजिक पदानुक्रम में किसी प्रकार की वृद्धि की अनुपस्थिति से श्रमिकों में तीव्र निराशा हो सकती है। क्योंकि एक काम को करते करते मोनोटोनी आ जाती है, ना कभी प्रमोशन होता है, ना कभी अपग्रेडेशन होता है, वही काम जिंदगी भर करना है। जबकि यदि मेरी नीड हायरार्की को मैं देखूं तो वह जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती है तो नीड हायरार्की चेंज होती है और वह उत्तरोत्तर क्रम में बढ़ती जाती है। नंबर 4, इसके अलावा यूनियन बनाने के लिए कोई कानूनी समर्थन नहीं है। क्योंकि गिग वर्कर्स कैन नॉट फॉर्म
द यूनियन, उनके लिए कोई ऐसा रूल नहीं बना है अभी तक। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं वहाँ कुछ कैसे यूनियन फॉर्म होगी, कितने नंबर होंगे, पदाधिकारी क्या होंगे, उन सब के रूल्स हैं। लेकिन गिग वर्कर्स के लिए अभी तक इस प्रकार के स्पष्ट रूल भी नहीं है, और इस प्रकार ये श्रमिक अपने काम और मौद्रिक स्थितियों पर बातचीत नहीं कर सकते, केवल शोषित महसूस करते हैं। तो एक यह बड़ा इशू है। एक बात और भी मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। आज जो कमजोर विधायी ढांचा और संबंधित चुनौतियां हैं उनको भी समझना बहुत जरूरी है। लेबर कोड गिग वर्कर्स को मजबूत नहीं करते। अभी जो लोग कह रहे हैं कि न्यू लेबर कोड्स में बहुत है, बहुत कुछ नहीं है। मेरा 40 साल का अनुभव है कि जो लेबर कोड्स में गिग वर्कर्स के लिए कुछ डाला गया है वह ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। उनके लिए बहुत कुछ किया जा सकता है जो नहीं किया जा रहा है, बल्कि कुछ श्रम संहिताएं पूरी तरह से बाहर कर देती हैं। इस प्रकार उन्हें शोषण के प्रति संवेदनशील बना देती है। गिग वर्कर केवल बहुत कम प्रावधानों के साथ सामाजिक सुरक्षा संहिता अर्थात सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में कुछ सुरक्षा देने की बात की गई है, अभी तक दी वो भी नहीं गई है। ना वो ईएसआई में कवर्ड है, ना प्रोविडेंट फंड में कवर्ड है, ना ग्रेचुटी में कवर्ड है, ना एम्प्लॉय वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में कवर्ड है। तो उनके लिए ये सोशल सिक्योरिटी अभी तक नहीं है। कैसे कवर होंगे, बातें की जाती हैं, कोई अभी तक फॉर्मेट डिजाइन होकर बाहर ठीक से नहीं आया। नंबर 3, परिवहन और लास्ट माइल रिटेल और व्यापार सेवाओं में गिग कार्यकर्ता बहुत ही अनिश्चित परिस्थितियों में काम करते हैं। यह अपने आप में एक बड़ा विडंबना है। नंबर 4, ऐसा रिसर्चर्स ने अनुमान लगाया है कि उनमें कई सड़कों पर अपने उपकरणों के साथ 10 से 15 घंटे बिताते हैं। मतलब रोजाना उनके काम के घंटे, जो अभी हमारे एक बहुत बड़े आईटी के हेड ने कहा है कि लोगों को 70 घंटे पर वीक काम करना चाहिए, युवाओं को, वो ऑलरेडी बिताते हैं 70 से 75 घंटे। कोई कोई तो घर ही नहीं जाता है, 24 घंटे सड़क पर ही खड़ा रहता है। तो यह एक उनकी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को सामने लाने का प्रमुख कारण है कि वह कब आराम करते हैं, कब सोते हैं। उसमें पैसेंजर है या जो सर्विस को यूज कर रहा है उसका भी रिस्क है। यदि कार का ड्राइवर ठीक से नहीं सोया है तो वह रिस्क प्रोन जोन में चला जाता है। मैं जहां काम करता था तो मैं पहले ट्रैवल करने से पहले ड्राइवर से यह सुनिश्चित करता था कि कल तुम रात में कितने घंटे ठीक से सोए थे। यदि वो कहता था कि मैं 6 घंटे की नींद कम से कम लेकर आया तो मैं गाड़ी में ट्रेवल करता था, अन्यथा मैं दूसरे ड्राइवर को लेता था। लेकिन यह सुविधा मेरे लिए उपलब्ध हो सकती थी, आज सबके लिए शायद यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हम पैसे बचाने के चक्कर में रिस्क को मोल लेते जा रहे हैं। आज जितने मैं नोएडा में, गुड़गांव में, पूरे एनसीआर में कैब ड्राइवर्स की हालत देखता हूं जो बहुत ही दयनीय है। नंबर 5, व्यक्तिगत देखभाल क्षेत्र में कई गिग कार्यकर्ता अक्सर ग्राहक स्थान पर व्यवहार संबंधी कदाचार की रिपोर्ट करते हैं। मतलब उनके बिहेवियर को लेकर लोग बात करते हैं, लेकिन उनका कार्यस्थल कैसा है, उनका वर्क प्लेस कैसा है, उनके कार्यस्थल की सुरक्षा के मानदंडों को लेकर कभी कोई बात नहीं करता। उसके लिए सब उन्हें असहाय छोड़ देते हैं, चाहे वो यूजर हो, चाहे वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर मल्टीनेशनल कंपनी हो। तो आज ना तो कार्यस्थल की सुरक्षा की बात है, ना कार्यस्थल के जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनकी कोई बात कर रहा है। नंबर 6, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने एक रिपोर्ट अपनी सबमिट की थी जिसमें उसने कहा है लगभग 78 to 80% गिग कर्मचारी प्रति माह 20,000 से कम तनख्वाह अर्न करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वेतन संहिता 2019 औद्योगिक संबंध इंडस्ट्रियल रिलेशन संहिता 2020 से बाहर कर दिया गया है। मतलब यह एक बड़ी विडंबना का विषय है कि किसी ने जब लेबर कोड को डिजाइन किया तो उन चीजों को ध्यान रखा जाना चाहिए था कि जो गिग इकोनॉमी में काम करेंगे उनकी यदि मंथली इनकम
नहीं आती है तो उनको इसमें शामिल किया जाना चाहिए, जो एक बड़ी चूक लगती है। नंबर 7, यह मौलिक सिद्धांतों और कार्यस्थल के अधिकारों पर आईएलओ घोषणा का सीधा सीधा उल्लंघन भी है। हम इंडिया में आज आईएलओ कन्वेंशंस का पालन अभी भी ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो इससे ही देखकर यह लगता है कि गिग वर्कर्स की हालत बहुत खराब है। हमें इमीडिएटली उस पर कुछ काम कर उनकी बेहतरी के लिए कुछ वर्किंग कंडीशंस इंप्रूवमेंट और कुछ उनकी सोशल सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट पर ध्यान देकर नए नियम, उपनियम या लेबर लॉ बनाकर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देना आवश्यक होगा। आज गिग वर्कर ऐसा मानता है, ये मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक गिग वर्कर की स्ट्राइक हुई थी, वहां लोगों को मैंने देखा, ये फोटोग्राफ वहां से उठाया हुआ है। गिग वर्कर्स हैं आधुनिक गुलाम। आज की जो आधुनिक अर्थव्यवस्था, जिसको हम बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, गिग वर्कर्स उसमें आधुनिक गुलाम बन गया है। उसको सबके सामने यस सर करना है, उसकी समस्याओं को कोई समझने वाला नहीं है। उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके घर में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसका फ्यूचर कितना सुरक्षित है, उसकी चिंता किसी को नहीं है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में कम से कम जो एम्प्लॉयर है या जो लेबर लॉ है, वो उसकी फैमिली का, एम्प्लॉयर बच्चों के ध्यान का, कॉलोनी बनाकर, स्कूल बनाकर, एजुकेशन का, ईएसआई में मेडिकल फैसिलिटीज का, या लीव देकर, मेडिकल लीव या और लीव देकर, जैसे कैजुअल लीव है, सिक लीव है, अर्नड लीव है, इनके लिए गिग वर्कर्स के तो लीव का भी कोई प्रावधान कहीं नजर नहीं आता। तो यह बड़ा एक विषय है जिस पर इमीडिएटली ध्यान देना आवश्यक है। और जो गिग इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, उनके दिमाग से मानसिकता निकालना कि हम आधुनिक गुलाम हैं, इस पर काम करना आवश्यक हो गया है। अन्यथा यह बात किसी दिन विस्फोट की तरह फूटकर हम सबको चौंका देगी। सारांश यह है कि योजना में जो अभी हम आगे की बात कर रहे हैं, उसमें दुर्घटना, स्वास्थ्य बीमा और सेवानिवृत्ति का लाभ शामिल होना चाहिए। जब गिग वर्कर 60 इयर्स का हो तो उसको क्या क्या दिया जाना चाहिए, गवर्नमेंट को या एम्प्लॉयर्स को ऐसा कोई कॉमन फंड बनाकर उसमें एक व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे बीओसीसी में कुछ किया गया है, लेकिन बीओसीसी में, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्ट में, एक बड़ी विडंबना यह है कि उसमें इतना पैसा इकट्ठा हो गया है कि राज्य सरकारों से वह पैसा ठीक से यूज नहीं हो पा रहा है। उसके मिसयूज की संभावना दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। तो इसी तरह से बनना आवश्यक है और उसको एक सिस्टम में डालना आवश्यक है। दूसरा, सामाजिक संगठनों का कहना है कि नियोक्ता द्वारा बढ़ते शोषण को देखते हुए गिग श्रमिकों को राज्य संरक्षण की आवश्यकता है। तो स्टेट अपने अपने स्टेट्स में, जैसे यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में, कर्नाटक में, केरल में, बंगाल में, पंजाब में अपने अपने यहाँ गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी देने की बात करें। नंबर 3, भारत के गिग वर्कर तेजी से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा बन चुके हैं। अब उन पर ध्यान देना आवश्यक है। हम संसार की 5वीं अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े अहम किरदार की बात यहां कर रहे हैं। अतः जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सब से निवेदन करता हूं कि उनके अपने अधिकार क्षेत्र में जहां जितने गिग वर्कर्स के इस तरह के अपने काम आते हैं, उनमें सुधार लाकर उनकी सुविधा को और बेहतर बनाने का प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है। तभी हम भारत को सुदृढ़ और सक्षम भारत बनाने में और अच्छी अर्थव्यवस्था विकसित करने में